मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस चैनल एज वेल एज इन दिस क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से चैप्टर नंबर 9 रूरल डेवलपमेंट स्टडी करेंगे। तो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डू द रूरल डेवलपमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 9 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया, और एक्जेक्टली रूरल डेवलपमेंट एक एक्शन प्लान है जिससे सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ रूरल एरियाज का किया जाएगा। रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरिया, बैकवर्ड एरियाज। तो ये जो एक्शन प्लान है, ये जो पॉलिसीज है ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इट फोकसेस on the lingering and emerging challenges in the rural area। ये जो रूरल डेवलपमेंट का एक्शन प्लान है वो इस बात पे फोकस करता है कि रूरल एरियाज में कैसे हम ग्रोथ करें, वहाँ के मेन चैलेंजेस क्या हैं, उनको कैसे हम सॉल्व आउट करें। तो जो रूरल एरिया में मेन चैलेंजेस हैं, मेन प्रिंसिपल लिंगरिंग चैलेंजेस हैं जो हमारे रूरल डेवलपमेंट को बैक कर रहे हैं, तो दोज आर लाइक दिस की वो इस तरह से हैं। नंबर एक की चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रूरल एरिया में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रूरल क्रेडिट की होती है, वहां पे लोन लेने की प्रॉब्लम होती है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि रूरल मार्केटिंग की प्रॉब्लम होती है। चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग और चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, ये दो चैलेंजेस हैं जो पूरी तरह से रूरल एरियाज को डैमेज कर रहे हैं। इफ वी जस्ट improve these two sectors, अगर से हम ये दो सेक्टर इंप्रूव करने में सक्सेसफुल रहे तो रूरल डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है सिंपल तरीके से। इमर्जिंग जो चैलेंजेस हैं वो बेसिकली उसके अंदर क्या क्या है, यहाँ पे इमर्जिंग चैलेंजेस इंक्लूडिंग बेसिकली एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड अदर देन द फार्मिंग। वहां पे हम लोगों को सस्टेनेबल जो है, सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शंस ढूंढना है एग्रीकल्चर को छोड़ करके, और क्या क्या रोजगार के साधन हो सकते हैं जिससे कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट मिलती रहे और लोगों की लाइफ चलती रहे, फैमिली चलती रहे। ऐसे सोर्सेस को वहां पे एक्सप्लोर करना है, वहां पे ढूंढना है और स्टेब्लिश करना है। दूसरी बात है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है। तो बाय डूइंग ऑल दिस हम रूरल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। द लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के जो मेन चैलेंजेस हैं उनको पहले स्टडी करते हैं हम लोग। उसमें सबसे पहला आता है चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। क्रेडिट आप समझते हो, लोन लेने को क्रेडिट बोलते हैं। तो रूरल एरियाज में जो बेसिकली फार्मर्स हैं उनके पास फंड की शॉर्टेज है, पैसे उनके पास नहीं है, कैपिटल उनके पास नहीं है। वो मार्जिनल फार्मर्स हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं। स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स होने की वजह से उनके पास अपनी कोई सेविंग्स नहीं है। अब जब सेविंग नहीं होगी तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में नेक्स्ट ईयर में कहाँ से वो सीड्स लाएंगे, फर्टिलाइजर्स लाएंगे, इरिगेशन करने के लिए पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे, और अपना एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे ज्यादा रूरल क्रेडिट की नीड होती है फार्मर्स को। और फार्मर्स जो होते हैं अगर से उनके पास प्रॉपर या सफिशिएंट अमाउंट में रूरल क्रेडिट या लोन का अरेंजमेंट हो जाए तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो क्रेडिट की जरूरत होती है फार्मर्स को, क्रेडिट इज द लाइफ लाइन ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो जो क्रेडिट की नीड होती है फार्मर्स को, क्रेडिट जो है कि टू रीजन से, दो कारण से उनको फंड की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज है कि फार्मिंग फैमिलीज जो है स्मॉल फैमिलीज है, मार्जिनल फैमिलीज है। ठीक है, तो इनके पास सबसिस्टेंस तक हो जाए, इनके खाने पीने का अरेंजमेंट हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। और सेविंग तो बहुत नेक्स्ट मैटर है, सेविंग तो उनके पास हो नहीं पाती है। इनके पास सरप्लस होता ही नहीं है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए उसे ये सेव कर सके। तो क्रेडिट की नीड इनको बनती है, क्रेडिट को अनअवॉइडेबल, इनके लिए क्रेडिट, इनको लोन चाहिए होगा ही चाहिए होगा। दूसरी बात है कि द
gestation lag between sowing and harvesting of the crop is quite long, मतलब कि फसल की बुआई और फसल के कटाई के बीच का जो पीरियड है वो काफी लंबा है, और उस टाइम में ये हमारे जो फार्मर्स हैं वो पूरी तरह से फ्री होते हैं, इनके ये जॉबलेस हो जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में ये जॉबलेस हो जाते हैं, इसलिए इनको फंड की जरूरत पड़ती है, इनको क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। जो इंडियन टिपिकल फार्मर है वो फंड के बिना, क्रेडिट के बिना वो अपने फंक्शन को, अपने फार्मिंग एक्टिविटीज को कर ही नहीं सकता है। तो जो इंडियन इंडियन टिपिकल फार्मर है वो फंड की रिक्वायरमेंट क्यों करता है और कितने तरह की फंड्स की रिक्वायरमेंट्स करता है? तो एक होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जो अप टू 1 ईयर के लिए लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये शॉर्ट टर्म है। इससे कुछ इनपुट्स खरीदने के लिए लाइक सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब खरीदने के लिए इस तरह के शॉर्ट टर्म क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। और 1 ईयर के अंदर अंदर जो है 12 मंथ के अंदर अंदर ये पैसे जो हमारा जो लोन लेने वाला है, कर्जदार है, वो वापस कर देता है बैंक को, या जहां से भी लोन ले रहा है उनको। दूसरा होता है मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट अप टू 4th ईयर के लिए होता है, 4 सालों तक के लिए हो सकता है। इससे क्या करते हैं, जब कभी परचेज ऑफ मशीन वगैरह परचेज करना हो, फेंस बनवानी हो, दीवार बनवानी हो, कुएं वगैरह खुदवाने हो, तो ऐसे कामों के लिए जो फंड चाहिए वो थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए फंड चाहिए, वो हम एक साल में रिटर्न फार्मर नहीं कर सकता है, तो ये मीडियम टर्म क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। और ये फंड जो है अप टू 4 ईयर तक, 4 सालों तक के लिए ये फॉर्म अकुमुलेट करके काम किया जाता है। 12 मंथ से लेकर के 5 ईयर तक का होता है, मोस्टली 4 ईयर तक में इसको रिटर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है हमारे हमारे जो है रूरल फार्मर्स को। इनको एडिशनल लैंड खरीदना है, परमानेंट इंप्रूवमेंट्स कराना है एग्जिस्टिंग लैंड में, कुछ इस तरह का काम कराना है, तो इस तरह के लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत पड़ती है। ये 5 से 20 साल तक के लिए लोन मिलता है, 5 to 20 ईयर के लिए। फार्मर्स जो है अगर से जो क्रेडिट लेता है, जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट फार्मर्स की होती है, तो वो प्रोडक्टिव भी हो सकती है। दूसरा क्लासिफिकेशन है कि क्रेडिट अनप्रोडक्टिव पर्पज के लिए लिया जा सकता है और प्रोडक्टिव पर्पज के लिए। तो अगर से लोन लेके फार्मिंग एक्टिविटीज में लगा रहे हैं, लोन लेके फार्मिंग एक्टिविटीज में लगा रहे हैं और इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, प्रोडक्शंस बढ़ा रहे हैं, तो वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए लोन हो गया। और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए, जैसे हाउस होल्ड घर के खर्चों के लिए ले रहे हैं, कंजप्शन एक्टिविटीज के लिए ले रहे हैं, बच्चों की मैरिज के लिए लोन ले रहे हैं, तो ये अनप्रोडक्टिव क्रेडिट नीड्स होती है। तो क्रेडिट जो रिक्वायर्ड होती है वो, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव होती है। इससे पहले हम लोगों ने पीरियड बेसिस पे किया था कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लोन होते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि रूरल एरिया में रूरल क्रेडिट, जो रूरल एरिया हमारा है, विलेज एरिया है, वहां पे सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है। तो बेसिकली सोर्स ऑफ क्रेडिट दो होते हैं। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। एक है इंस्टीट्यूशनल, जो गवर्नमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन, बैंक इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से चलते हैं, और दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को नहीं फॉलो करते हैं, ये फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। मनी लेंडर है, ट्रेडर्स है, लैंडलॉर्ड है, ये सभी है, रिलेटिव्स हैं, लोकल मनी लेंडर है, ये सभी होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ द क्रेडिट। तो अब हम लोग बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर, मनी लेंडर्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया में है, इंडिया के अंदर है, और ये मोस्टली जो है कि क्रेडिट नीड ऑफ द फार्मर वो पूरा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिशनली जो मोस्ट क्रेडिट नीड्स है वो फार्मर्स की, ये तीन ही सोर्स जो है, लैंडलॉर्ड है, विलेज ट्रेडर है, मनी लेंडर से, इन्हीं से पूरी होती है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है accounted for 93% of the total borrowing of the farmer in beginning of the first 5 year plan.
फर्स्ट 5 ईयर प्लान के स्टार्टिंग में मतलब कि 1951-52 के आसपास में जो रूरल क्रेडिट की जरूरतें होती थी, रूरल क्रेडिट की जितनी नीड होती थी, उसका 93% जो है वो सप्लाई कहाँ से होता था? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के थ्रू ही सप्लाई होता था। बट बाई 1981 1981 से आते आते इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी इमर्ज होने लगे, आने लगे, और प्रिंसिपल चैनल ऑफ रूरल क्रेडिट बन चुके हैं 1981 1981 ऑनवर्ड। हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैज बीन इमर्ज्ड एज द सोर्स ऑफ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करें, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में गवर्नमेंट होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, और ये सभी हैं। टोटल टुगेदर सभी के सभी मिला करके अकाउंटेड फॉर ओनली 7% ऑफ रूरल क्रेडिट एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज सभी मिला के 7% रूरल क्रेडिट की नीड्स को पूरे कर पाते थे ओनली। बट अब प्रेजेंट टाइम में इनका शेयर बढ़ गया है, अब ये 66% जो है कि रूरल क्रेडिट की जरूरतें, क्रेडिट नीड्स जो है वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के थ्रू पूरी की जा रही हैं। आउट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जितना टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होता है उसमें से कोऑपरेटिव क्रेडिट 15% देती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कंट्रीब्यूशन 15% है, और कमर्शियल बैंकों का 75% है। डे बाय डे इन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, इनका एक्सपेंशन हो रहा है, फ्लो ऑफ क्रेडिट में ये ज्यादा फ्लो कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीस हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये नए नए सोर्सेज इमर्ज होते आ रहे हैं, और ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को फुलफिल कर रहे हैं। तो हम लोग अगर से बात करें यहाँ पे इस टॉपिक में, जो हम लोगों ने पढ़ा कि रूरल क्रेडिट्स क्या है, क्यों फंड की जरूरत फार्मर्स को पड़ती है, फार्मर फंड्स कहाँ से ले आता है, क्या इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं, क्या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के मेन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में मेन कौन कौन होते हैं, स्टार्टिंग में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कितना परसेंटेज ऑफ रूरल क्रेडिट पूरा करता था, फुलफिल करता था, और अब कितना कम कर पा रहा है। इसी तरह से स्टार्टिंग में जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे वो ओनली 7% जो है कि रूरल क्रेडिट नीड्स को पूरा कर पाते थे, लेकिन अब ये 66% की नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं, 66% रूरल क्रेडिट सप्लाई करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये स्टडी किया कि रूरल डेवलपमेंट क्या है, रूरल क्रेडिट क्या होता है, रूरल क्रेडिट की नीड्स क्या होती हैं, किस किस लिए फार्मर्स को फंड की जरूरत पड़ती है, एज वेल एज जो है कहाँ कहाँ से फंड का कलेक्शन या फंड की अवेलेबिलिटी फार्मर्स को रूरल एरिया में हो सकती है। नाउ नेक्स्ट चैनल में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सो यू कंटिन्यू सीइंग दिस चैनल एंड सब्सक्राइब इट इफ यू फील, एंड दिस इज important for especially for class 12 students, so it's useful for you, and you subscribe it and see it, watch it continuously.